हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, यानी यूनियन टेरिटरीज। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का राज्य क्षेत्र 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला आ राज्य क्षेत्र, बी केंद्र शासित प्रदेश और सी ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा किसी भी समय अर्जित किए जाएं। वर्तमान में 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश, किंतु कोई भी अर्जित राज्य क्षेत्र नहीं है। सभी राज्य भारत की संघीय व्यवस्था के सदस्य हैं और वह केंद्र के साथ शक्ति के विभाजन के सहभागी हैं। दूसरी ओर केंद्र शासित प्रदेश वह क्षेत्र है जो केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में होता है, इसलिए ऐसे प्रदेशों को केंद्र शासित क्षेत्र भी कहते हैं। इस प्रकार से यह प्रदेश संघीय प्रणाली से भिन्न है। जहाँ तक कि केंद्र शासित प्रदेशों एवं दिल्ली के संबंध की बात है तो भारत सरकार इस संबंध में पूर्णतः एकाकी है। केंद्र शासित प्रदेशों का गठन ब्रिटिश शासनकाल में वर्ष 1874 में कुछ अनुसूचित जिले बनाए गए। बाद में इसे मुख्य आयुक्ती क्षेत्र के नाम से जाना जाने लगा। स्वतंत्रता के बाद इन्हें भाग गा तथा घा राज्यों की श्रेणी में रखा गया। 1956 में 7वें संविधान संशोधन अधिनियम व राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत इन्हें केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में गठित किया गया। धीरे धीरे कुछ केंद्र शासित प्रदेशों को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश व गोवा शुरुआत के केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब ये सभी पूर्ण राज्य हैं। दूसरी ओर पुर्तगालियों के लिए भी क्षेत्र जैसे कि गोवा, दमन, दीव और दादरा और नगर हवेली तथा फ्रांसीसियों के लिए गया क्षेत्र पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश बन गए। वर्तमान में 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहला गठन वर्ष के साथ पहला अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 1956, दूसरा दिल्ली 1956, तीसरा लक्षद्वीप 1956, चौथा दादरा और नगर हवेली 1961, पाँचवा दमन व द्वीप 1965, छठा पुडुचेरी तथा सातवां चंडीगढ़ 1996। 1973 तक लक्षद्वीप को लक्षद्वीप, मिनिकॉय एवं आमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1992 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में जाने लगा। 2006 तक पुडुचेरी को पांडिचेरी के नाम से जाना जाता था। केंद्र शासित प्रदेशों का गठन अनेक कारणों से किया गया। पहला, राजनीतिक व प्रशासनिक सोच, दिल्ली एवं चंडीगढ़। सांस्कृतिक विभिन्नताएं, पुडुचेरी, दादरा और नागर हवेली। तीसरा, सामरिक महत्व, यानी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप। पिछड़े एवं अनुसूचित लोगों के लिए विशेष बर्ताव व देखभाल। मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा व अरुणाचल प्रदेश ये बाद में पूर्ण राज्य बन गए। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में। संविधान के भाग 8 के अंतर्गत अनुच्छेद 239 से 241 में केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में उपबंध है। यद्यपि सभी केंद्र शासित प्रदेश एक ही श्रेणी के हैं, लेकिन उनकी प्रशासनिक पद्धति में समानता नहीं है। प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा संचालित होता है, जो कि एक प्रशासक के माध्यम से किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक राष्ट्रपति का एजेंट या अभिकर्ता होता है, न कि राज्यपाल की तरह राज्य प्रमुख। राष्ट्रपति प्रशासक को पदनाम दे सकता है। वर्तमान में उपराज्यपाल अथवा मुख्य आयुक्त अथवा प्रशासक हो सकता है। इस समय वे उपराज्यपाल या प्रशासक हैं। राष्ट्रपति किसी भी राज्य के राजमंडल राज्यपाल को राज्य से सटे केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासक नियुक्त कर सकता है। इस हैसियत में राज्यपाल अपनी मंत्रिपरिषद के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और दिल्ली में विधानसभा गठित की गई और मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री के अधीन कर दिया गया। शेष 5 केंद्र शासित प्रदेशों की इस तरह की राजनीतिक संस्था नहीं है, परंतु केंद्र शासित प्रदेशों में इस तरह की व्यवस्था बनाने का अर्थ बिल्कुल नहीं है कि उन पर राष्ट्रपति व संसद का सर्वोच्च नियंत्रण कम हो गया हो। संसद केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तीनों सूचियों के विषयों पर विधि बना सकती है। संसद की इस शक्ति का विस्तार पुडुचेरी व दिल्ली तक है, जबकि इनकी अपनी विधायिका हैं। इसका अभिप्राय यह है कि केंद्र शासित राज्य की
अपनी विधायिका होने के बावजूद राज्य सूची के विषयों पर संसद की विधायिका शक्ति खत्म नहीं हुई है, परंतु पांडिचेरी विधानसभा राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर विधि बना सकती है। इसी तरह दिल्ली भी किसी राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर विधि बना सकती है। राष्ट्रपति अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीप शांति विकास व अक्षीय सरकार के लिए विनियम बना सकता है। पुडुचेरी में भी राष्ट्रपति विधि बना सकता है, बशर्ते वहाँ विधानसभा विघटित हो गया हो या बर्खास्त हो। राष्ट्रपति द्वारा बनाई गई विधियों की शक्ति व प्रभाव संसद के अधिनियमों की तरह है और वह संसद के किसी भी अधिनियम को समाप्त या संशोधित कर सकता है। संसद किसी केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है या उसे निकटवर्ती राज्य में उच्च न्यायालय के अधीन कर सकती है। दिल्ली ही एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका स्वयं का उच्च न्यायालय है। दादरा और नगर हवेली एवं दमन व दीप मुंबई उच्च न्यायालय के दायरे में है। उसी तरह से अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और पुडुचेरी क्रमशः कलकत्ता, पंजाब एवं हरियाणा, केरल व मद्रास उच्च न्यायालय के दायरे में आते हैं। संविधान में अधिकृत प्रदेशों के प्रशासन के लिए अलग से उपबंध नहीं है, परंतु केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के लिए संवैधानिक उपबंध अधिकृत क्षेत्रों से लागू होते हैं। दिल्ली के लिए विशेष उपबंध 1991 में 59वें संविधान संशोधन विधेयक में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की विशेष हैसियत प्रदान की गई है और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को दिया गया और लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली का प्रशासक नामित किया गया है। दिल्ली के लिए विधानसभा व मंत्रिमंडल का गठन किया गया। पूर्व में दिल्ली में महानगरीय परिषद और कार्यकारी परिषद थी। विधानसभा की क्षमता 70 सदस्यीय निर्धारित की गई, जो लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। विधानसभा की राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर विधि बनाने का अधिकार है। राज्य सूची के लिए 3 विषय लोक व्यवस्था, पुलिस तथा भूमि को छोड़कर, परंतु संसद द्वारा बनाई गई विधि विधानसभा द्वारा बनाई गई विधि से अधिक प्रभावी होती है। मंत्रिमंडल की संख्या विधानसभा की कुल संख्या का 10% है, यानी मंत्रिमंडल की संख्या 7 है। मुख्यमंत्री व अन्य मंत्री राष्ट्रपति मुख्यमंत्री को नियुक्ति करता है, न कि उपराज्यपाल का। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त होते हैं। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उपराज्यपाल द्वारा सविवेक के लिए किए गए निर्णयों को छोड़कर बाकी सभी कार्यों में सहयोग व सहायता करती हैं, लेकिन उपराज्यपाल व मंत्रिमंडल में किसी मुद्दे पर टकराव होने पर उपराज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। ऐसी स्थिति में जब क्षेत्र में प्रशासन उपरोक्त उपबंधों के अनुसार नहीं हो पा रहा है तो राष्ट्रपति उपरोक्त उपबंधों को खारिज कर सकता है और क्षेत्र के प्रशासन के लिए आवश्यक उपबंध बना सकता है। दूसरे शब्दों में, संवैधानिक विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति उस क्षेत्र को अपना शासन लागू कर सकता है। ऐसी उपराज्यपाल द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर होता है। यह उपबंध अनुच्छेद 356 के समान है, जिसके तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। उपराज्यपाल को सभा के सत्र में नहीं होने के दौरान अध्यादेश को प्रख्यापित करने का अधिकार होता है। किसी अध्यादेश का प्रभाव उतना ही होता है जितना प्रभाव सभा के द्वारा पारित किसी अधिनियम का होता है। ऐसे प्रत्येक अध्यादेश को सभा के पुनः समवेत होने के 6 सप्ताह के भीतर अवश्य अनुमोदित किया जाना होता है। वे किसी समय उस अध्यादेश को वापस भी ले सकते हैं, किंतु वे सभा भंग होने की या स्थितिगत पर किसी अध्यादेश को प्रख्यापित नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के पूर्वानुमति के बिना किसी अध्यादेश को प्रख्यापित नहीं किया जा सकता। संघीय क्षेत्रों के लिए सलाहकार समितियां। भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार कार्रवाई आवंटन नियमावली 1961 के अंतर्गत गृह मंत्रालय संघीय क्षेत्रों में विधान, वित्त एवं बजट सेवाएं तथा उपराज्यपाल एवं प्रशासकों की नियुक्ति से संबंधित सभी मामले के लिए नोडल एजेंसी है। सभी 5 संघीय क्षेत्रों जैसे कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दमन एवं दीप, दादरा एवं नागर हवेली तथा लक्षद्वीप जहाँ विधायिका नहीं है, वहाँ गृह मंत्री सलाहकार समिति या प्रशासक सलाहकार समिति AAC का फोरम है। HAMC की बैठक अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं, जबकि AAC की बैठक अध्यक्षता उस क्षेत्र के प्रशासक करते हैं। सांसद तथा स्थानीय निकायों के सदस्य इन सदस्यों के सदस्य होते हैं।
समिति संघीय क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़े समान मुद्दों पर विचार करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।